हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एफकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के जीके वाले पार्ट को देखेंगे। जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एफकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एफकेट के प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके अपकमिंग एफकेट के एग्जामिनेशंस में कॉपी पेस्ट होते हैं, राइट। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने 2011 का क्वेश्चन पेपर देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन पेपर ऑफ 2012। ओके, 2011 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कंपैरेटिवली काफ़ी आसान थे, लेकिन आज के क्वेश्चन पेपर में जो ये क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ट्रिकी हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। सो प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू योर एफकेट एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम मिल सकें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया इज। ऑप्शंस हैं पाणिनि, कौटिल्य, मानु या पतंजलि। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज मानु। मनु इज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमोर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेस्ट्स अपॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज हिज पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, राइट। तो 22 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, एज इट इज़ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन और उसके आंसर याद रखने हैं। ओके, ये आप करिए। अब इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर कुछ भी माइंड में सेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च। ऑप्शंस हैं टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, टू बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड नन ऑफ दीज। देखिए अंग्रेजों ने सॉल्ट के लिए एक लॉ बनाया था जिसके अंडर हिंदुस्तानियों को नमक अंग्रेजों से खरीदना जरूरी था, उसके लिए पैसे पे करने पड़ते, जबकि ये सॉल्ट फ्रीली अवेलेबल था एट द कॉस्ट ऑफ गुजरात, राइट। तो इस लॉ से रिलेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी, तो उसको ब्रेक करने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था साबरमती आश्रम से। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 24 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस began on 10th of March 1857 at। ऑप्शंस हैं मेरठ, झांसी, बैरकपुर या दिल्ली। तो देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई की जो पहली चिंगारी स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरठ। मेरठ से 1857 में इंडियन इंडिपेंडेंस का पहला वॉर यानी कि उसकी चिंगारी वहां से स्टार्ट हुई थी, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरठ। ओके, देखिए अपकमिंग डेज में आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन क्रैकिंग एफकेट एग्जामिनेशन। ओके, और देखो टेलीग्राम पर जितने भी क्वेश्चंस अभी आजकल हम कवर करा रहे हैं सभी को आप अटेम्प्ट करिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 इज श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। यानी कि श्रीनगर किस रिवर के घाट पर बसा हुआ है? ऑप्शंस हैं रावी, सतलुज, झेलम या चिनाब। चिनाब तो बहुत ऊपर है। ओके, चिनाब श्रीनगर से काफ़ी ऊपर है, तो चिनाब तो ऑप्शन होगा नहीं। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, राइट। झेलम रिवर के दोनों साइड पर श्रीनगर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 इज द एरियाज इन इंडिया दैट रिसीव अप्रोक्सीमेटली एन एवरेज ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली आर। ओके, यानी कि इंडिया के वो कौन से एरिया हैं जो कि वार्षिक तौर पर अप्रोक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल पाते हैं, यानी कि वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। ये स्टेट्स हैं मेघालय, असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इस एरिया में जो बारिश होती है वो एनुअली अप्रोक्सीमेटली यदि हम एवरेज की बात करें तो वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 इज isotherms are imaginary lines drawn on a map which connect places of equal। ऑप्शंस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या टेम्परेचर। तो देखिए आइसोथर्म्स जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये उन दो प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं जहां पर टेम्परेचर सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। देखिए आइसोथर्म्स को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आइसोथर्म्स में थंब का मतलब
थर्मामीटर, और ये किससे रिलेटेड होता है? टेम्परेचर से। ओके, तो आइसोथर्म्स किससे रिलेटेड होगा? टेम्परेचर से। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं, राइट। और देखिए, यदि ये क्वेश्चंस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेटिव है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इनको लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, 100 लाइक्स का टारगेट है। यदि आप कम से कम 100 लाइक्स इस वीडियो पर देते हैं तो मैं इस टाइप के और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तरांचल, राइट। क्वेश्चन पेपर पुराना है, 2012 का है, तो उस टाइम पे उत्तरांचल लिखा हुआ था, लेकिन करंट में क्या होगा? ये यूके यानी कि उत्तराखंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सन इज करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, राइट। हर कोई इसको सही नहीं कर पाएगा, और देखो इसमें बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे फंसेंगे। ऑप्शंस हैं द सन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, सन का 75% जो पार्ट है वो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, और रिमेनिंग 25% जो पार्ट है वो हीलियम से बना हुआ है। ऑप्शन है इट्स एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर कोलिजन इन इट्स इंटीरियर। देखिए, इसके इंटीरियर में जो कि इसका नाभिक होता है, जो कि इसके सेंटर में पार्ट होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन की वजह से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एनर्जी जो जनरेट होती है ये न्यूक्लियर कोलिजन की वजह से नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ओके, यानी कि नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। जब हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके हीलियम का एक एटम बनाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो ये काम बहुत तेज़ी से और बड़े लार्ज अमाउंट में होता है। सो दैट इज़ वाई ये जो एनर्जी होती है ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए, यदि आपको ये पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप में ही गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ कैलकुलेटेड दैट द सन कंज्यूम्स अबाउट ए ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकेंड। ये भी गलत बात है, ट्रिलियन में नहीं जाता है, ये 600-700 मिलियंस में जाता है पर सेकेंड हाइड्रोजन एटम्स ये कंज्यूम करता है, राइट। तो सी ऑप्शन भी गलत है, और जब बी और सी गलत हैं तो डी तो अपने आप ही गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, विच इज द सन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 31 है सुपरसोनिक स्पीड इज स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल, दैट इज टू से अराउंड इन माइल्स पर आवर। तो देखो, ये होगी 760 माइल्स पर आवर, और ये वैसे जो होती है 760 से 768 के बीच में थोड़ी बहुत वेरी होती रहती है, लेकिन इस ऑप्शन में 760 है इसके ज़्यादा क्लोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 760। सुपरसोनिक मतलब जो साउंड की हमारी स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और मैक क्या है? मैक साउंड की स्पीड जो होती है उसको 1 मैक बोला जाता है, राइट। और साउंड की स्पीड यदि मीटर पर सेकंड में पूछे तो ये क्या है? ये है 332 मीटर पर सेकंड, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विच इज 760 माइल्स पर आवर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, इसको माइल्स पर आवर में पूछा है, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि उनको पहली बात तो नॉर्मल स्पीड ही नहीं पता होगा, फिर उसको माइल्स पर आवर में भी कन्वर्ट करना है, तो फिर काफ़ी लोग माइल्स पर आवर में कन्वर्ट करने में फंस जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है योगा सूत्र वॉज रिटन बाय, ऑप्शंस हैं वत्स्यायना, पतंजलि, भारतृहरि या महर्षि महेश। देखो ये क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशंस का बड़ा ही लोकप्रिय क्वेश्चन है। ओके, और एफ कैट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा है कि योगा सूत्र वॉज रिटन बाय, तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। योगा सूत्र वॉज रिटन बाय पतंजलि, और ये अभी जल्दी में 4-5 साल पहले एफ कैट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से रिपीट होके। तो उसमें क्या पूछा गया था कि पतंजलि इज रिलेटेड टू, देखो उसको थोड़ा रिवर्स कर दिया है, पतंजलि इज रिलेटेड टू। अब ऑप्शन में थे योगा, आयुर्वेद, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। और आजकल हम देखते हैं कि बाबा रामदेव के जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड हैं? आयुर्वेद से। तो हमारा ध्यान जाता है आयुर्वेद पर, और बच्चे जिनको नहीं पता होता वो आयुर्वेद पर टिक करके आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो ये एक तरीके से ट्रैप है बच्चों को फंसाने का, जिनको यदि नॉलेज क्लियर नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो उनका क्वेश्चन ये पक्का गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पतंजलि, याद रखिए इसको। और देखिए एफ कैट के वो टॉपिक्स जिनसे कि हर साल सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत रत्न, खेल रत्न, पद्मा अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स,
इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लीजिए। एफकेट के नाम से, एफकेट 2 2021 के नाम से ये प्लेलिस्ट है, इसको आप जरूर देखिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 33 इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस हैं त्रिवेंद्रम, पणजी, कोच्चि या मैंगलोर। ओके, तो देखिए ये NIA है गोवा में, और ऑप्शन में कौन सा सिटी गोवा में है, यह है पणजी। तो इसका आंसर क्या होगा, पणजी। क्वेश्चन नंबर 34 इज एन एरोप्लेन राइजेस बिकॉज। देखो एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं उनको उस तरीके में इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है उसको बहुत स्मूथ बनाया जाता है, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो। तो जब एरोप्लेन बहुत तेज़ी से मूव करता है, जैसे ही वो अपनी स्पीड पकड़ता है, एक्सेलरेट करता है, तो उसके ऊपर से विंड मूव करती है, और जब वो विंड बहुत तेज़ी से मूव करती है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, जो कि उस विंग के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे बहुत कम हो जाता है। ओके, तो ये जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से एक अपवर्ड लिफ्ट जनरेट होता है। राइट, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर है और नीचे हाई प्रेशर है। देखो हमें लो प्रेशर जोन विंग के ऊपर डेवलप करना है, वहाँ पर जनरेट करना, नीचे नहीं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि टर्बाइंस वगैरह जो वो नीचे के हिस्से पे लगाए जाते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा वो बिल्कुल स्मूथ बनाया जाता है, जिससे कि हवा बहुत तेज़ी से स्मूथनेस के साथ में वहाँ से बहुत तेज़ी से मूव करे, और जितनी तेज़ी से वहाँ पर हवा मूव करेगी इतना ही वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और वो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो हवाई जहाज़ को ऊपर की ओर धकेलेगा। और जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ती चली जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो अपवर्ड लिफ्ट है ये हवाई जहाज़ की यानी कि एरोप्लेन के टोटल वेट के इक्वल हो जाता है। जैसे ही ये इक्वल होता है तो हवाई जहाज़ एकदम बिल्कुल उड़ने की कंडीशन में होता है, यानी कि वो एयरबोर्न होने की कंडीशन में होता है। और जैसे ही ये फोर्स उससे हवाई जहाज़ के वेट से थोड़ा सा स्लाइटली अप होता है तभी हवाई जहाज़ एयरबोर्न हो जाता है, इट लीव्स लैंड। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। और जो हमारी नाव होती हैं, जो हमारे शिप्स होते हैं, वो किस प्रिंसिपल पर फ्लोट करते हैं, ओशन में या वाटर में, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर फ्लोट करते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द प्रेशर अबव इट्स विंग्स इज लेस देन द प्रेशर बिलो दैम। राइट, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 इज रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर आर कॉल्ड। देखो मोल्टन मैटर क्या होता है, लावा, मैग्मा जिसको बोलते हैं, जो ज्वालामुखी वोल्कानों से जो निकल के आता है, तो वो जो लावा होता है, जो वो मैग्मा होता है, उसको जमने के बाद में जो रॉक बनती है तो उस रॉक को क्या बोलते हैं। तो देखो आपने पढ़ाई होगा जियोग्राफी में, इसको आग्नेयस सेल बोलते हैं। राइट, तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी आग्नेयस रॉक्स। और ये रॉक्स एंड सॉइल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफकेट में, आप इनको एक बार जरूर देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज द पायनियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया इज H.J. भाभा, होमी जे भाभा, ये हमारा आंसर है, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 इज, देखो ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये उस टाइम पर करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये रिपीट नहीं हो सकता। ये उसी टाइम पर एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2010 में, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप इज। ऑप्शंस हैं ओम अग्रवाल, गीत सेठी, माइकल फेरेरा या विल्सन जॉन्स। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी है, और देखो इसमें जाल में बच्चे फंसेंगे भी। फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है तो इंडियन नेम इसमें 2 ही हैं, ओम अग्रवाल और गीत सेठी। बाकी के जो 2 नेम हैं C और D में, ये हमको फॉरेन नेम्स लग रहे हैं, इंग्लिश नेम लग रहे हैं, तो इस पर तो लोग ध्यान देंगे ही नहीं। और ये पहले और दूसरे में से इन किसी पर टिक लगा के आएंगे यदि इनको एब्सोल्युटली ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। और यदि आप A और B में से टिक करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन 100% गलत होगा। राइट, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मिस्टर विल्सन जॉन्स, और ये 1922 में जन्मे थे पुणे में, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आता था इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। द फर्स्ट पर्सन टू विन द अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन इज। ऑप्शंस हैं पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, नंदू नातेकर या फारूक इंजीनियर। तो देखो इसमें भी ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर A और B को टिक करके आ जाते हैं, बिकॉज ये दोनों ही बैडमिंटन की बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नंदू नातेकर।
इनको पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया था बैडमिंटन में। ओके, और देखो अर्जुन अवार्ड पहली बार 1961 में दिए गए थे और इनको 1961 में ही ये अवार्ड दिया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जामिनेशंस में, बिकॉज इन क्वेश्चंस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द स्पोर्ट विच रिक्वायर्स द लार्जेस्ट फील्ड इज, ऑप्शन हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या पोलो। तो देखो पोलो को खेलने के लिए सबसे बड़े मैदान की जरूरत होती है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विच इज पोलो। और देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, द सन राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात, दिस इज बिकॉज द फॉर्मर इज। देखो अरुणाचल प्रदेश इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट पोर्शन में आता है और द्वारका इंडिया के एक्सट्रीम वेस्ट पोर्शन में आता है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी है, ओके। और यदि हम लॉन्गिट्यूड देखें, जो कि अर्थ पर आप देखते हैं, ग्लोब पर देखते हैं, तो यदि हम देखें तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है दोनों ही प्लेसेस में। और अर्थ वेस्ट से अर्थ की तरफ को रोटेट करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। तो सूरज पहले अरुणाचल प्रदेश में दिख जाता है, उसके बाद में द्वारका यानी कि गुजरात में दिखता है। तो इन दोनों प्लेसेस में 2 घंटे का अंतर आता है, यानी कि सूरज गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के कंपैरिजन में 2 घंटे बाद दिखेगा। इसकी वजह यह है कि अरुणाचल प्रदेश और द्वारका जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो 30 डिग्रीज हैं और 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है अर्थ को रोटेट करने में, ओके। यानी कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री लाइन पर जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो टोटल कितनी डिग्री है, 30। सो 30 × 4 = 120 मिनट्स। और ये कितने घंटे होंगे, ये होंगे 2 hours, ओके। 2 घंटे होंगे। तो इस वजह से 2 घंटे का डिफरेंस आता है सूर्य का अरुणाचल प्रदेश में दिखने में और गुजरात में दिखने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिचुएटेड अबाउट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द्वारका एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू अर्थ, राइट। तो ये हैं एफकेट 1 2012 के क्वेश्चन पेपर के जीके के क्वेश्चंस, राइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और इंपॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस के आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में फिर से रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, राइट, बिकॉज अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, स्पेशली इन एफकेट एग्जामिनेशन, ओके। तो देखो यदि आपको ये कंटेंट, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। और इसी टाइप की मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी आपके रीजनिंग, मैथ और ये इंग्लिश और जीके से रिलेटेड किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इन अपकमिंग डेज। तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, ओके, जिससे कि आपको सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। And please continue your preparation, give your best and all the very best for your written examination and SSB. And that's all for today. Bye for now.